कांग्रेस को लेकर सुभाष चंद्र बोस क्या सोचते थे, आज आपको यह भी समझना चाहिए। बोस ने एक बार कहा था कि कांग्रेस दक्षिणपंथी विचारों की एक पार्टी है जिसने अंग्रेजों से सत्ता के लिए समझौता कर लिया है और संभावित मंत्रियों की सूची भी तैयार कर ली है। यानी बोस का मानना था कि उस समय कांग्रेस की राष्ट्रीय इकाई में कई बड़े नेता ऐसे थे जिनका सरोकार आजादी से नहीं बल्कि सिर्फ सत्ता के लालच से था। अब आप सोच लीजिए, कांग्रेस का डीएनए आपको यहां से भी समझ में आ जाएगा। कांग्रेस के डीएनए में आजादी नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में सत्ता है, और यह तब भी था और यह आज भी है। कहते हैं कि तूफान भी डगमगा जाता है जब उसका सामना समुद्र की लहरों से होता है। बोस समुद्र की इन्हीं लहरों की तरह थे। वो आजादी के किनारे को छूना चाहते थे, लेकिन भारतीय राजनीति में उनके महत्व को दबा दिया गया क्योंकि उनके सामने बड़े बड़े नेताओं का, उन्हें हम कहेंगे मेन स्ट्रीम लीडर्स जो थे, उन सारे नेताओं का बहुत बड़ा गठबंधन सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़ा हुआ था। अपनी हिम्मत, साहस और दूरदृष्टि की वजह से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी के अपने लक्ष्य से भटके नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक लक्ष्य को सामने रखकर चल रहे थे और वो लक्ष्य था आजादी। वो सत्ता के लालची नहीं थे। लेकिन कई बार ऐसा हुआ जब महात्मा गांधी और नेहरू के गठजोड़ ने उनके विचारों को वो सम्मान नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसे आप 3 पॉइंट्स के जरिए समझिए। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब अंग्रेजों की भारत पर पकड़ कमजोर होने लगी थी और बोस उस समय अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा आंदोलन करना चाहते थे। लेकिन बोस के इस विचार का महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ने विरोध किया, उन्हें समर्थन नहीं दिया और इसे खारिज कर दिया गया। लेकिन 3 साल बाद यही गठजोड़ इसी विचार से प्रभावित होकर काम करने लगा और गांधी जी ने तब करो या मरो का नारा भी दिया था। यानी जब बोस कह रहे थे कि करो या मरो तो उनकी बात मानी नहीं और बाद में उनके ही विचारों को अपनाना पड़ा। यहां पर एक सवाल यह भी है, महात्मा गांधी तो खुद को अहिंसावादी मानते थे, वो हमेशा अहिंसा के रास्ते पर चलते थे, पर उन्होंने भी करो और मरो का नारा दिया जो कि असल में अहिंसा के खिलाफ है, अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ है। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि आजादी के लिए सही समय का इंतजार करना गलत रणनीति होगी। इंतजार करने मत बैठिए, आपकी झोली में आजादी आकर गिरेगी नहीं, इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं मानी और कहा कि इसके लिए कांग्रेस में संगठन को पहले मजबूत करना होगा और लोगों को पहले ट्रेनिंग देनी होगी। महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के इस विचार को भी नकार दिया, लेकिन वर्ष 1942 में वो इसके लिए अचानक से तैयार भी हो गए और तब भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने शुरू किया। और सबसे अहम यह है कि इसके लिए बोस को उन्होंने कोई श्रेय नहीं दिया, जबकि कहा यह जाता है कि यह असली विचार जो था, ओरिजिनल विचार जो था, यह महात्मा गांधी का नहीं बल्कि यह सुभाष चंद्र बोस का विचार था। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करना चाहते थे, लेकिन तब गांधी जी ने यह कहा कि इससे देश में दंगे हो जाएंगे और यह रणनीति सही नहीं है। लेकिन वर्ष 1942 में यानी 3 साल में ही जब अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो इसमें किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं भड़का। इससे यह पता चलता है कि गांधी जी ने जो वर्ष 1942 में किया उसके लिए सुभाष चंद्र बोस 3 साल पहले 1939 में ही कह चुके थे, आह्वान कर चुके थे, लेकिन 3 साल पहले गांधी जी को यह बात समझ में नहीं आई। इन उदाहरणों से यह साबित होता है कि सुभाष चंद्र बोस उस समय भारत की परिस्थितियों को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू से बेहतर समझते थे और शायद इसी वजह से उनके खिलाफ उस समय इतना बड़ा राजनीतिक गठजोड़ बनकर उभर कर सामने आ गया, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते थे कि बोस आगे बढ़ें। अब आपको सुभाष चंद्र बोस के पौत्र चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज में उनके सहयोगी रहे जॉन लॉब को आज ध्यान से सुनना चाहिए, जिन्होंने यह बताया कि कैसे योग्य होने के बावजूद सुभाष चंद्र बोस से उनका श्रेय छीन लिया गया। अखंड भारत की जो पहले सरकार, आजाद हिंद सरकार, जिस सरकार की पहला प्रधानमंत्री थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो 11 राष्ट्र उनको मान्यता दिया था, भारत में आज़ादी के बाद ये इतिहास दबाया गया है, छिपाया गया है।
30 दिसंबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी के स्थल पर पहला तिरंगा झंडा चढ़ा के हिंदुस्तान की इस टेरिटरी को आज़ाद घोषित किए थे। वो इतिहास का वे इस चीज़ को हम झुटला नहीं सकते हैं। आज हम यहां एक और सवाल पूछना चाहते हैं कि जब 21 अक्टूबर 1943 को आजादी से पहले ही, सोचिए 1943 में आजादी से 4 साल पहले सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सरकार की स्थापना कर ली थी, तो उस समय भारत में इसे नकार क्यों दिया गया? उस समय 11 देशों ने नेताजी की इस शपथ को अपनी सहमति दी थी, यानी इस सरकार को मान्यता दे दी थी। भारत की सरकार को मान्यता दे दी थी 1943 में ही, और जो 11 देश थे उनमें जापान, थाईलैंड, चाइना, बर्मा, इटली, जर्मनी और फिलीपींस प्रमुख थे। 30 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा झंडा लहराते हुए यह कह दिया था कि आज से यह द्वीप ब्रिटिश राज से आजाद है। लेकिन बोस की इन उपलब्धियों को भारत में चर्चा का विषय बनने ही नहीं दिया गया। यहां एक समझने वाली बात यह भी है कि इन घटनाओं के बाद देश के लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिल से अपना प्रधानमंत्री मान लिया था। इसलिए आज आप याद रखिएगा कि एक शपथ हुई थी 1947 में, जो शपथ ली थी जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद, और उन्हें हमारा देश का पहला प्रधानमंत्री मानता है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में ही भारत सरकार के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी, और 43 में ही उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत का झंडा लहरा दिया था और उसे आजाद घोषित कर दिया था। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत के पहले प्रधानमंत्री वो थे, और 1947 में अगर वो होते, लापता नहीं हुए होते, तो उन्हें ही भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए नेचुरल चॉइस थे, लेकिन बाद में उनके रहस्यमय तरीके से लापता होने के बाद उनकी ये सारी उपलब्धियां देश के इतिहास से गायब कर दी गईं। अब कुछ इक्की दुक्की इस तरह की किताबों में उनकी उपलब्धियों के बारे में आपको मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे, उनमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अब इतनी मेहनत करने का, इतनी पढ़ाई करने का समय किसी के पास नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि आज इस गलती को रिवर्स किया जाए, अनडू किया जाए, और सुभाष चंद्र बोस को उनका वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो 1947 में होते और भारत में होते, तो देश का पहला प्रधानमंत्री उन्हें ही होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री पद के सबसे नेचुरल चॉइस वो थे। आज ये समझने का भी दिन है कि आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के कितने लोगों के बीच लोकप्रिय थे, उनकी लोकप्रियता क्या थी। इस पर हमने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आज इकट्ठी की हैं, जिन्हें आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। 18 अगस्त 1945 को यह दावा किया गया कि ताइवान जाते समय सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि इस दावे को कई बार चुनौती दी गई और बोस की मृत्यु पर आज भी रहस्य बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जब उनकी मृत्यु का दावा किया गया, उससे पहले जून 1945 में भारत में एक राष्ट्रीय लहर चल रही थी, एक राष्ट्रवाद की लहर चल रही थी, और यह राष्ट्रीय लहर थी, पूरे देश में थी। उस समय आजाद हिंद फौज के खिलाफ देश के कई हिस्सों में मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। आजाद हिंद फौज, वही फौज जिसे सुभाष चंद्र बोस ने खड़ा किया था, उस फौज में जो लोग थे उनके खिलाफ देश भर में मुकदमे चलाए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा। लेकिन तब इसके खिलाफ ऐसा जबरदस्त आंदोलन शुरू हुआ जो भारत छोड़ो आंदोलन से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। उस समय आजाद हिंद फौज की मदद के लिए नगर पालिकाओं, प्रवासी भारतीयों, गुरुद्वारा समितियों, कैम्ब्रिज मजलिस, बंबई और कलकत्ता के फिल्मी सितारों और यहां तक कि तांगे वालों ने भी पैसा भेजा था। और संयुक्त पंजाब के बहुत सारे शहरों में उस साल दिवाली का त्योहार भी नहीं मनाया गया था। मैं आपको एक और किताब में से कुछ पढ़कर बताता हूं। इस पुस्तक का नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और इसे लिखा है बिपिन चंद्र ने। मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी,
के.एन. पानिकर और सुचेता महाजन, ये इसके लेखक हैं और ये दिल्ली विश्वविद्यालय में भी पढ़ाई जाती है। इसमें देखिए क्या लिखा है। जिला बोर्ड, नगर पालिकाओं, प्रवासी भारतीयों, गुरुद्वारा समितियों, बंबई, कलकत्ता के फिल्मी सितारों, यहां तक कि तांगे वालों ने भी पैसा भेजा। कलकत्ता के गुरुद्वारे आजाद हिंद फौज के फौजियों के पक्ष के केंद्र बन गए। पंजाब के बहुत से शहरों में उस साल दिवाली नहीं मनाई गई। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने यह स्वीकार किया कि शायद ही कोई और मुद्दा हो जिसमें भारतीय जनता ने इतनी दिलचस्पी दिखाई हो, और यह कहना गलत नहीं होगा कि जिसे इतनी व्यापक सहानुभूति मिली हो। और वो मुद्दा क्या था? आजाद हिंद फौज के लोगों पर अंग्रेजों द्वारा चलाए जा रहे मुकदमे। उससे पूरा देश नाराज था, गुस्से में था और उसके खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। आपने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में तो बहुत पढ़ा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन इस आंदोलन के बारे में आपको किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि यह आंदोलन उससे भी बड़ा था। और यह आंदोलन था सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में, और यह उनकी लोकप्रियता बताता है। इसमें लिखा है आगे कि इसका भौगोलिक दायरा भी कम विस्तृत नहीं था। उस समय दिल्ली, पंजाब, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बंबई और मद्रास में तो आंदोलन उग्र था ही। कुर्ग, बलूचिस्तान, अजमेर, असम, ग्वालियर और दूर दूर के गांवों में भी संवेदना और समर्थन का वातावरण था। यह नक्शा है उस समय का, जहां इस पूरे नक्शे में हर जगह, हर गांव, हर शहर में सुभाष चंद्र बोस को जबरदस्त समर्थन मिल रहा था। और फिर देखिए आगे क्या लिखा है। जिन समूहों को अब तक ब्रिटिश राज का परंपरागत समर्थक माना जाता था, वो भी इस आंदोलन में शामिल थे। मसलन अपने को राज के प्रति वफादार मानने वाले सरकारी कर्मचारी और सशस्त्र सेनाओं के लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। आंदोलन के इस पहलू से अधिकारी विशेष तौर से चिंतित थे। अधिकारी मतलब अंग्रेज जो अधिकारी थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के राज्यपाल कनिंघम ने वाइसराय को चेतावनी दी कि ब्रिटिश विरोधी शिविर में शामिल होने वाले अच्छे भले लोगों की संख्या रोज बरोज बढ़ती जा रही है। गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक ने भी सरकार को चेतावनी दी कि आजाद हिंद फौज के प्रति संवेदना सिर्फ उन्हीं लोगों तक सीमित नहीं है जो आमतौर पर सरकार के खिलाफ हैं। उनका मानना था कि आजाद हिंद फौज के लोग आमतौर पर उन्हीं परिवारों से आए हैं जो पीढ़ियों से अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहे हैं। यानी जो लोग अंग्रेजों के प्रति सदियों से, पीढ़ियों से वफादार थे, उन्होंने भी सुभाष चंद्र बोस के लिए अंग्रेजों से बगावत कर दी थी। इसलिए हम कहेंगे सबसे बड़ा आंदोलन यह था। लेकिन इस आंदोलन के बारे में आपको हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने कभी बताया ही नहीं। इससे पता चलता है कि आजादी से पहले सुभाष चंद्र बोस भारत के लोगों के बीच जवाहरलाल नेहरू से कहीं ज्यादा लोकप्रिय थे, और महात्मा गांधी भी ये बात अपने मन में, अपने दिल में अच्छी तरह जानते थे कि नेहरू और सुभाष चंद्र बोस में से बोस नेहरू से कहीं ज्यादा बड़े नेता हैं और कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं। और अगर बोस रहते तो नेहरू कभी प्रधानमंत्री शायद बन नहीं पाते। और शायद इसीलिए जब वो रहस्यमय तरीके से लापता हुए तो भारतीय राजनीति में उनके महत्व को अचानक से बहुत कम करने की कोशिशें शुरू हो गई, क्योंकि ये सबको सूट करता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के श्रेय को जिस तरह से भुला दिया गया, उसके बारे में आपको बताने के लिए आज हमने पश्चिम बंगाल के नीलगंज से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने यहीं पर आजाद हिंद फौज के जवानों को कैद करके रखा था, उन पर अत्याचार किए और फिर इन देशभक्त सैनिकों की हत्या कर दी गई। हालांकि आप में से ज्यादातर लोगों ने नीलगंज का कभी नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन यह जगह भारत के 135 करोड़ लोगों के लिए किसी तीर्थ स्थल की तरह पवित्र है, और यहां की हर एक तस्वीर आपको आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च बलिदान की कहानी बताएगी। अब गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए एक दिल, एक प्राण होकर कटिबद्ध हो जाइए। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। हाँ, हमें स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना होगा। आप इसके लिए तैयार हो जाइए। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह घोषणा की थी
तब शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आजादी के बाद उनके अपने देश में ही उनके और आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च बलिदान को भुला दिया जाएगा। इसी जगह पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के साथ अत्याचार किया जाता था। उन्हें लोहे की जंजीरों में बांधकर घसीटते हुए यहां तक लाकर उन्हें गोलियों से मारा गया था। आज आपको यहां पर उनकी याद में कोई स्मारक नहीं दिखाई पड़ेगा। मैं आपको चारों तरफ का एक विजुअल दिखा देता हूं। ये जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट है नीलगंज कोलकाता में। आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा कि यहां शहीदों को याद किया जाता है। इस जगह को पूरी तरह से भुला दिया गया। जिस तरह देश में नेताजी के योगदान को कम करके बताया गया, उसी तरह आजाद हिंद फौज की बड़ी शहादत को भी छिपाने की कोशिश की गई। वहाँ पर जो सैनिकों है आजाद हिंद फौज का, वो आकर के वहाँ पर लाया गया था। वो उसको बेहतर तरह टॉर्चर किया था और मार दिया था, और मार के प्राय हजार से ऊपर तो उसको मारा। वही जो सैनिकों को मार करके वहाँ लाश वही लावण्यवती है और नाला का नाम है, वहाँ पर भी फेंका जाता था और लड़ी करके ले जाता था, वो गंगा में लाश फेंक देता था। नेताजी जो देश के लिए जो बलिदान दिया है, ठीक है, संग्राम किया, ये नेहरू गांधी नहीं चाहते, ठीक है। यही लिए हम लोग के यहाँ जो जूट एग्रीकल्चर बनाया वो नेहरू का अमल से ही, ठीक है, ये बनाया। माने ये आज़ादी फौज यहाँ जो बनाया था ये पब्लिक के पास नहीं आने देता है। देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी सेना के साथ ही ये नाइंसाफी हुई। आज भी इस घटना का कोई लिखित इतिहास नहीं है, ना ही इसके बारे में देश को कोई जानकारी दी गई। इस समय कई पीढ़ियों से चले आ रहे मौखिक इतिहास की मदद से ही नीलगंज की घटना के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। 25 सितंबर 1945 की रात में आप ये जो 7 पेड़ देख रहे हैं, इन्हीं 7 पेड़ों के पास उन पर गोलियां चलाई गई, उनको मार दिया गया और रातों रात उनकी लाश को यहां से फेंक दिया गया। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश भी उस वक्त की गई थी। लेके आया सोल्जर को, लेके आके सिकल से लोहे के पिंजर से बांध के ले आते थे। उसके पास उसको चाबुक से मारते थे और उसको इधर गोली करके भी मारा है, ये सुना है हम लोग। नीलगंज के जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के परिसर में ही कुछ पुरानी इमारतें भी हैं। बताया जाता है कि यहीं पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कैद करके रखा गया था। बोला था कि इसी के अंदर ये और उधर 2-3 और है और कुछ टूटा हुआ है, टूट गया या डेमोलिश कर दिया था। उसी में वो फौज को सरेंडर फौजी को आजादीन बाहिनी का वहाँ पर रखे थे। नीलगंज के स्थानीय लोग यह दावा करते हैं कि 1945 में युद्धबंदी के तौर पर आजाद हिंद फौज के सैनिकों को इसी जगह पर रखा गया था। यहाँ बैरक हुआ करते थे। हालांकि यहाँ कुछ बिल्डिंगें हमको जरूर दिखाई दे रही हैं, जो कि कहा जाता है, ऐसा दावा यहाँ के लोगों ने किया है कि यही बैरक के रूप में होते थे और यहीं उन्हें रखा गया था युद्धबंदी बनाकर। आजादी के बाद से तत्कालीन सरकारों ने भले ही नेताजी की आजाद हिंद फौज के नीलगंज शहादत को भुला दिया हो, लेकिन नीलगंज के लोगों को वो बलिदान याद है और उन्होंने उन सैनिकों की याद में एक स्मारक बनवाया है। नीलगंज के स्थानीय लोगों ने आजाद हिंद फौज के शहीद सैनिकों की याद में एक प्रतीकात्मक तौर पर स्मारक बनाया है और ये ठीक जूट रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाहर मौजूद है, क्योंकि जहां पर उन्हें मारा गया था वहां पर स्थानीय लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। तो बाहर ही एकता, विश्वास, बलिदान, इन 3 शब्दों के साथ में यहां एक स्मारक बनाया गया और नीचे लिखा है कि 25 सितंबर 1945 में नीलगंज में ब्रिटिश सेना के द्वारा बुलेट के माध्यम से आजाद हिंद फौज के सैनिकों को मारा गया। स्थान नीलगंज। Due to my age, I had the chance, rather I got the chance to meet those people who witnessed the scene of massacre, which may be compared with the massacre of Jallianwala Bagh at Punjab. नीलगंज सिर्फ एक उदाहरण है। नेताजी के साथ हमारे देश के इतिहास में लगातार ऐसा ही भेदभाव किया गया। हालांकि नेताजी की 125वीं जयंती पर इस भूल को सुधारने की शुरुआत होगी।
जो जगह इतिहास के पन्नों में नेताजी को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई? हाँ, ये बात तो सही है। तो नेताजी प्रिंसिपल राजनीति करते थे, उनका एक आदर्श था, तो उसीलिए जिसका आदर्श नहीं है वो नेताजी को समर्थन नहीं कर पाएंगा। ये एक बात है कि जो नेताजी को कांग्रेस, ये जब पार्टी आ गया, नेहरू गांधी दोनों मिलके उसको एकदम सारी दुनिया से इनको नाम हटा देने का, इरेज करने का कोशिश किया था। एक है कांग्रेस का। कम्युनिस्ट पार्टी का साथ जब सुभाष ने पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और एक साथ रहे एवं चुनाव भी हुआ 39 में विद द हेल्प ऑफ द कम्युनिस्ट ऑल्सो बिट्रेड. So the first is the Congress betrayed and the second is the communist betrayed him. नेताजी एवं आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखों पर और स्थानों पर समारोह का आयोजन किया जाएगा, ऐसा हमारा विचार है और कार्यक्रम की तैयारियां हम कर रहे हैं। जैसे नीलगंज में एक स्मारक बनाने की योजना भी है, जहां पे ब्रिटिश सेना के हाथों आज़ाद हिंद फौज के सेनानी शहीद हुए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद भारत वाला सपना सच हो गया। अब उनके योगदान को सम्मान देने का एक और सपना पूरा होना चाहिए, जिसका इंतजार देश के 135 करोड़ लोग पिछले 74 सालों से कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के नीलगंज में आजाद हिंद फौज के सैनिकों की शहादत की चर्चा आपको इतिहास की किताबों में नहीं मिलेगी। बड़े इतिहासकारों ने इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। आजाद हिंद फौज के संघर्ष, बलिदान और नेताजी सुभाष चंद्र के बलिदान को, उनके आजादी की लड़ाई में योगदान को, स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज का जो योगदान था उसका सबसे बड़ा सबूत नीलगंज का यह स्थान है, जहां पर हजारों की संख्या में आजाद हिंद फौज के सैनिक शहीद हो गए थे। उनका लक्ष्य था भारत को आजादी मिले। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, नीलगंज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रवाद सिर्फ व्हाट्सएप पर अपनी डीपी बदल लेने से, व्हाट्सएप पर अपनी डीपी में तिरंगा लगा लेने से, भारत माता की जय के नारे लगा लेने से और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाने से ही राष्ट्रवाद नहीं होता। राष्ट्रवाद कई प्रकार के होते हैं और एक राष्ट्रवाद ये भी है कि हमारे देश में हमारे जिन राष्ट्रीय नायकों के साथ नाइंसाफी हुई है उन्हें इंसाफ दिलाना भी एक तरह का राष्ट्रवाद है। और आज वही राष्ट्रवाद हम और आप मिलकर आज निभा रहे हैं। आज आप सबका बहुत समर्थन हमें मिल रहा है और हमें क्या मिल रहा है? आपका समर्थन मिल रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। आप सब हैशटैग नेताजी वर्सेस नेहरू जी पर ट्वीट कर रहे हैं और इस समय यह हैशटैग नंबर 2 पर ट्रेंड कर रहा है। इसलिए और अब हम जितनी देर में मैंने आपको यह बताया, इतनी देर में अब यह नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है और यह श्रेय हमें नहीं जाता, यह श्रेय आपको जाता है और यह श्रद्धांजलि है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस नए भारत की तरफ से, आप सब की तरफ से। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.